गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे, एक्चुअली मोशन था, देखा था हमने चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। फिर लास्ट में स्टडी किए थे मोशन किसका, चार्ज पार्टिकल का ही था, लेकिन वो था आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना। आज एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके पहले जैसे हम सिलेंड्रिकल वायर पढ़े थे उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहे हैं। कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, जिसका रेडियस r है। जिसका रेडियस कितना है, r है। सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस r है, और किसी पार्टिकुलर एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से r डिस्टेंस पे द फंक्शन ऑफ magnetic field is given as B equals CR to the power अल्फा। मैग्नेटिक फंक्शन का, मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है जे कितना होगा एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस, ये बताना है आपको। ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। पहले सबसे पहले तो करेंगे कैसे सॉल्व वो देखते हैं। जे का टर्म पे हमको पहले तो फॉर्मूला चाहिए, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा एलिमेंट लेंगे एक्स रेडियस पर जाकर, जिसका थिकनेस कितना हो, जिसका थिकनेस dx हो, ठीक है, थिकनेस कितना हो, dx हो, तो इसका एरिया हो जाएगा 2πx dx, यानी इसका जो dA आएगा एरिया वो कितना आएगा, 2πx dx। तो देखो क्या होगा, b dl का सर्कुलर इंटीग्रेशन, ठीक है, इक्वल्स हो जाएगा इंटीग्रेशन j का फंक्शन पता ही नहीं है हमको, वो तो निकालना ही है हमको, इनटू 2π, ये नहीं होगा, इनटू 2πx dx, जीरो से लेकर r तक, ठीक है। b का वैल्यू हमको मालूम है, दैट इज CR अल्फा, और ये dl जहाँ आएगा कहाँ तक आपका, जीरो से लेके 2πr तक, क्योंकि b कहाँ तक का दिया हुआ, r का हम लिए हैं, तो कितना हो जाएगा 2π। ऐसे हम लोग आपको फॉर्मूला जो लिखवाए थे उसमें याद होगा 2πr कर ही दिए थे, इसको याद होगा आप लोग को मे बी। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 2π बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन jx इनटू 2π तो नहीं, इनटू jx ही कर देते हैं, हाँ x के टर्म में ही ना फंक्शन, आर के तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, x dx, 2π से 2π कैंसिल, तो हो जाएगा ये CR टू द पावर अल्फा प्लस 1 इक्वल्स हो जाएगा जीरो से लेके r तक, इंटीग्रेशन jx, और ये x हो गया इनटू dx। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद सॉल्व कैसे किया जाए। कोई ऑप्शन, कुछ छूटा, कोई ऑप्शन, म्यू नॉट छूट गया, वो एक चीज़ म्यू नॉट है, इसको म्यू नॉट कर लो। अब कैसे किया जाए, चलो इसको पहले आप नोट करिए, हम इसको मिटा रहे हैं, मिटाएंगे उधर, इसको मिटाना पड़ेगा हमको, इसको पहले फिलहाल नोट करिए, तो हम तब तक इसको, हाँ नोट कर लिए। देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, उसको पहले देखिएगा, उसके बाद समझिएगा कि कैसे करना है आपको। जैसे अगर हम आपसे पूछें d/dx, ये क्या होगा, जिनको समझ में आ रहा है उनको तो ये पता चल गया होगा कि अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसी इंटीग्रेशन वाले फंक्शन का, तो फिर वही चीज़ वापस आ जाता है। और जिनको नहीं समझ में आया है
उनके लिए फिर से देखते हैं। जैसे किसी फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करके फिर उसको डिफरेंशिएट करते तो वही फंक्शन मिल जाता है। और नहीं समझ में आ रहा तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। इसको x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n+1 बाहर, और ये इसका क्या हो जाएगा x टू द पावर नहीं, इसका आएगा n+1 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर n+1 -1, डेट इज x टू द पावर n ही आएगा, यानी वही चीज़ आ जाता है। तो यहाँ भी अगर हमको jx निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और x की जगह पर r रखना होगा, है ना। तो चलो डिफ्रेंशिएट करते, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे r के टर्म में, क्या आएगा, तो ये आएगा α+1 c r टू द पावर अल्फ़ा होगा। इधर क्या आएगा, म्यू नॉट आएगा, j आएगा r के टर्म में, जो भी फंक्शन हो पता नहीं भगवान जाने, इनटू r। अब हमको j निकालना है तो म्यू नॉट और r को दोनों को इधर डिवाइड में लाना होगा। ये तो आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए था, इसको आप समझ लीजिए। तो j आपका एज ए फंक्शन ऑफ r क्या आ जाएगा, α+1 c r पे पावर अल्फा बाई म्यू नॉट r, बाकी r को ऊपर कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे, एक्चुअली बीच में ट्रेन आ जाता है इसमें, α+1 अपॉन म्यू नॉट, c को रहने दीजिए, c भी रह देते, और r टू दी पावर अल्फ़ा -1। ये रिजल्ट आ गया आपके इस सवाल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक्चुअली एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो, या चार्ज पार्टिकल का बीम ही है, आयन बीम कह सकते हैं। वो इस तरफ मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, ठीक है। लेकिन कब, जब इसको when it is accelerated by potential difference v। पोटेंशियल डिफरेंस कितने से एक्सेलरेट किए थे, v से एक्सेलरेट किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका निगेटिव z डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, निगेटिव z, यानी ओवरऑल हम इतना समझें कि वो इनवर्ड द प्लेन है परपेंडिकुलरली, यानी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है, ठीक है। ऐसे आपका मैग्नेटिक फील्ड अरेंज किया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन x, ठीक है, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। वो ऑलमोस्ट कुछ bx² अपॉन √q/8m भी आएगा, ठीक है। जो भी हो, आपको y निकालना है x के टर्म में, फाइंड आउट करिए। याद रखना है कि छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है x में, और आपको y को निकालना है x के टर्म में। भाई जो बोल रहे थे वो bx² अपॉन √q/8m भी आएगा। देखते हैं कैसे बनेगा, ट्राई कर ले, आप लोग पॉज करके ट्राई करिए। चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए सबसे सिंपल पहले बात कि वेलोसिटी तो v से मूव कर रहा है, ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन वो v किसके कारण आया, उसके कारण आया है, यानी जो उसमें काइनेटिक एनर्जी आया है वो qv के कारण आया है ना। तो जो इसकी वेलोसिटी है
वो अंडर रूट 2qv/m होगा। इसमें तो कोई शक नहीं है, ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे qv रख चुके हैं, वो अलग बात है, उस वक्त रेडियस की बातें हुआ करती थी। अब देखो बात ये है कि फोर्स किधर लगेगा, तो भाई फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और तो कोई ऑप्शन भी नहीं हमारे पास, तो फोर्स इधर लगेगा जिसका वैल्यू QVB होगा, है ना। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, मतलब कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन होगा जो होगा QVB/m, ठीक है। चलो पाथ कैसा होगा, तो ऑब्वियस है कि इसका सेंटर कुछ इधर कहीं होगा और इसका पाथ ऐसा कुछ होगा, ठीक है। लेकिन हमसे कहा गया कि एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में निकालना है हमको y का वैल्यू x के टर्म में, ठीक है। ये x जब इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, कुछ ना कुछ तो उसको टाइम लगा होगा, तो मान लेते हैं कि टाइम t लगा, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा vt, है ना। तो ऑब्वियस है कि t इक्वल्स क्या हो जाएगा x/v। देखिए y का वैल्यू x के टर्म में पूछता या हमसे पूछता ट्राइजेक्ट्री का इक्वेशन, तो भी आपका यही आंसर होता, बनता है ऐसे ही। चलिए ठीक है, y निकालते हैं। तो y डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन तो है, बट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो चलिए ये हो जाएगा आपका, तो 0 तो वाला तो काम खत्म हो गया, हाफ इंटू ay इंटू टी स्क्वायर। ay का वैल्यू है हमारे पास QVB/m मल्टीप्लाइड बाई x² होगा। देख लो t का वैल्यू x/v रखेंगे ना, तो v से ये v कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट हो जाएगा QBx², bx² को ऐसे रख दो, bx²/2 इंटू q/mv, ठीक है। अब v का वैल्यू है अंडर रूट 2q/m, है ना। चलो रखते हैं, यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं। तो y इक्वल्स हो जाएगा bx² qm, v का वैल्यू है अंडर रूट 2qv/m। तो चलो इसको और थोड़ा सा चेंज किया जाए, तो bx² अंडर रूट m² q² डिवाइडेड बाई m इंटू 2qv, ठीक है। q से q कैंसिल, एक मिनट, m, अरे m तो ऊपर ही रहेगा, नीचे स्क्वायर रहेगा वो, क्योंकि इसका m² होगा ना, ये तो ऊपर m गया, हाँ ठीक ठीक है, इसका q का स्क्वायर ऊपर, ठीक है। m से m कैंसिल, तो रिजल्ट आ जाएगा कितना, bx², ठीक है, अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका q/2mv, ठीक है, और डिवाइड में 2, ये रिजल्ट हो गया। अब इस 2 को अंदर भेज दिएगा तो अंडर रूट 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 अंदर जाएगा ना, तो 8 हो जाएगा, बस नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। नाम तो सुना ही होगा। इस सब क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, फिर से एक बार और देख लेंगे कि जितना क्वेश्चन बच गया है प्रीवियस ईयर में, सारा टॉपिक होने के बाद एक बार फिर से उसको सारे को करवा दिया जाएगा सबको। देखिए साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं। साइक्लोट्रॉन होता क्या है, ठीक है, साइक्लोट्रॉन होता क्या है, पहले इसकी बात कर ले। देखो साइक्लोट्रॉन में होता क्या है, 2 डीज होते हैं, 2
दो डीज होते हैं इस तरह से, एक और डी ले लेंगे, और दोनों डीज कनेक्ट होता है आपका हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग सोर्स से। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिए जो बोल रहे हैं, इसको रखा जाता है प्लेन इस तरह से कि ये नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और अब आप अगर इसके अंदर ये ऐसे रहता है, वो एक्चुअली ये ऐसे सरफेस प्लेन है। ठीक है, मान लो ये प्लेन सरफेस है, इसमें दो डीज हैं, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड अरेंज रहता है। यानी कहने का मतलब इसका सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड के। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको मिटाकर यहाँ पे ऐसे ऐसे क्रॉस क्रॉस दिखा सकते हो कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, जैसे इच्छा हो। तो चलो उसी को कर लेते हैं, प्रोसेस समझ में आ रहा है तो बस वही है, चीज़ तो वही है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इस तरह से क्रॉस है इस सरफेस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे अगर मूव करेगा तो ये मूव करेगा तो ये सर्कुलर पाथ अटेन करेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड v के कारण। अगर इसको v वेलोसिटी दिया जाए, v वेलोसिटी से अगर इसको मूव करवाएं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण सर्कुलर पाथ अटेन करेगा। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा mv/qb। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2mke/qb, या फिर ऐसे लिख सकते हैं √2m⁴ ठीक है, मतलब इस तरह से रेडियस आपका आता है। ठीक है, इसके जब हम लोग पढ़े थे इस केस में कि रेडियस ये था, तो हम मान लो तो हमने इसका टाइम पीरियड निकाला था जो था 2πm/qb, है ना, और ओमेगा क्या आया था, ओमेगा था qb/m। देखिए ओमेगा और टी जो है वो सिंपल आपका क्या कहते हैं वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हमने चार्ज q को प्रोजेक्ट कर दिया, मान लो हमने कोई पॉजिटिव चार्ज प्रोजेक्ट कर दिया है अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज फिक्स है, मास फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड हम चूज कर चुके हैं, ये टाइम पीरियड फिक्स रहेगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज उधर ही अट्रैक्ट होगा जिधर निगेटिव होगा, क्योंकि हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया है। इसका मतलब है कि कभी ये एक समय किसी पार्टिकुलर टाइम पे ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, या तो फिर ये निगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, और हमने पॉजिटिव चार्ज किया है तो हम मान रहे हैं कि ये इनिशियली निगेटिव और ये इनिशियली क्या था, पॉजिटिव था। तो चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ चला गया, है ना, वो रेडियस कन्वर्ट कर लिया। तो जितना टाइम इसको यहाँ तक लगने में लगेगा जब तक ये पहुँच चुका होगा, अगर इसको यहाँ जाना है, अगर इसको यहाँ जाना है तो ये प्लस माइनस हो जाना चाहिए। ठीक है ना, हम लोग अल्टरनेटिंग करंट जानते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कुछ ऐसा होता है ना। ठीक है, पहला इंटरवल जो होता है, पहला टाइम पीरियड का हाफ, वो t/2 होता है, फिर t/2। तो t/2 तक तो ये निगेटिव है, लेकिन t/2 के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। यानी आपको जो समय यहां से यहां तक लग रहा है वो t/2 के इक्वल हो जाए। t/2 क्या, इसका t/2 नहीं, अल्टरनेटिंग सोर्स का। यानी हम कहेंगे ये कि अगर हमको यहां टाइम t लगा हो आने में, तो t जो है वो t/2 के इक्वल होगा, जहां पे t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ है। ठीक है, तो ये t का वैल्यू कैसे आएगा, तो चलिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, πr और बाई v, यानी πr/v इक्वल्स हो जाएगा t/2। तो t कितना आ जाएगा, 2πr/v, है ना। तो 2πr/v, v को r ओमेगा कहते हैं, तो 2πr ओमेगा, ओमेगा को कहते हैं
क्यू बी बाई एम। तो ऑब्वियस है कि ये रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये रिजल्ट हो गया हमारा। ठीक है, इसको पहले नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट। अब देखिए एक चीज, इसमें रेडियस ये दिया हुआ है ना हमारा पार्टिकल का जो रेडियस है। अब देखिए इनिशियली यहां पर इसको जो पोटेंशियल मिला, पहले तो v मिला, ठीक है। अब जब इसमें ये आ जाएगा तो इसको पोटेंशियल यहां कितना मिल जाएगा 2v, यानी इनिशियल रेडियस क्या था आपका 2 अंडर, अरे यार इतना ना, क्यू बी है अंडर रूट 2m क्यू भी। तो दूसरा रेडियस कितना हो जाएगा अंडर रूट 2m क्यू इंटू 2v बाई क्यू बी। फिर R3 क्या हो जाएगा अंडर रूट 2m क्यू इंटू फिर 3v बाई क्यू बी। यानी कह सकते हैं कि रेडियस विल इंक्रीज, रेडियस क्या होगा इंक्रीज करता चला जाएगा टाइम टू टाइम। आपका ये जब चक्कर लगेगा तो ये चक्कर के बाद इसका रेडियस इंक्रीज करेगा। ठीक है, रेडियस क्या होगा इंक्रीज करेगा। लेकिन एक बात देखिएगा, सेकेंड रेडियस से फर्स्ट रेडियस के बीच का डिस्टेंस कितना है अंडर रूट 2 माइनस 1 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 करके देखिए 0.414, और थर्ड से सेकंड को घटा के देखिए तो 1.732 में से 1.414 घटाए तो 0.3 समथिंग। तो रेडियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा साइक्लोट्रॉन में। बाकी तो सारा ये केस है, इसको याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है, सिंपल, सब तो याद ही है आप लोगों को। हो गया ये नोट। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा मार्कर बदल लिया जाए। तो ये रेडियस का सेपरेशन घट रहा था, देख रहे थे हम लोग रेडियस क्या है इंक्रीज कर रहा था, ये देख रहे थे। इसका जो हाफ टाइम पीरियड जो लग रहा था साइक्लोट्रॉन में मूव करने का, वो उस हाफ टाइम पीरियड एक्चुअली कह सकते हैं कि हाँ एक डिश में जो आपका टाइम लग रहा है वो उसके हाफ टाइम के इक्वल था, क्योंकि हमको पोलरिटी चेंज करना था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा निगेटिव फील्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा जिधर आपका निगेटिव पोटेंशियल होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन करेंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम करंट कैरिंग वायर को रखेंगे तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, दैट इज VIL sin थीटा, याद होगा फॉर्मूला इसका। और कुछ देखे थे IL क्रॉस B, जो जनरलाइज रिजल्ट था वो यही था। बस याद ये रखना था कि L वेक्टर जो है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इट ऑलवेज बीन टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी ये याद रखना था कि सिर्फ L जो है इज ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, कैसे आया भगवान जाने, ये फॉर्मूला कैसे आया वो तो क्लास 12 में आप लोगों को स्टडी किया हुआ है। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में जाएगा। और क्या है कि अगर टेढ़ा कुबड़ा अगर कुछ भी आपका वायर है तो उस केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं फर्स्ट पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का, यानी इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर हम नहीं तो इजी हो जाएगा।
मान लो ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है मान लो बी, और इसमें करंट जा रहा है, हमको फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, एंड यहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ये है L। और अब इसके हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले तो बहुत इजी है, फोर्स इधर लग जाएगा, लगेगा ना फोर्स इधर। कैसे लगेगा समझ में आ रहा है? L की तरफ आप अपना फिंगर रखिए, B की तरफ कर्ल करिए, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। या फिर इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व किए हैं। इसका अगर रेडियस R है, इसका रेडियस अगर R है और इसमें करंट अगर I जा रहा है, तो बताइए फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि ये जो L का डायरेक्शन होगा वो क्या कहते हैं, I के डायरेक्शन में लेंगे हम लोग। I का डायरेक्शन हमको मिल चुका है, L इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट दैट इज ये, और ये है 2r, ये है 2r दैट इज उसका डायमीटर। बस खटैक सिंपल। ये इधर जा रहा है, फील्ड अंदर की ओर, फोर्स नीचे लगेगा, यानी इस तरफ इस पे फोर्स लगेगा, और फोर्स का वैल्यू होगा, सबसे बड़ा बात कि L और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उसमें 90 डिग्री रख दीजिए, तो BIL दैट इज 2RIB, या BI × 2R, जो भी बोली क्या फर्क पड़ता है, ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें पढ़े थे, याद होगा क्लास 12 में भी, और अब इसके बाद भी पढ़े, ऐसा नहीं है। ठीक है, पढ़े तो हैं, बोले बात पढ़े नहीं है। फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर, याद है? F/L का वैल्यू आता था μ0/2πr, कुछ था ऐसा ही, I1 I2 पता नहीं कुछ था क्या, यही था लगता है। ये दो वायर है, इसके कारण फोर्स निकालना है। ये I1 है, इसके कारण I2 वाले पे फोर्स चाहिए। इन दोनों के बीच में मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो μ0I/1/2πr होगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा? μ0I/1/2πr × I2 × L, हो गया आंसर, है ना? F/L का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? μ0I/1/2πr। नोट कर लीजिए इसको, बहुत ईजी है। चलिए थोड़ा और चला जाए आगे। अब मान लो, हाँ, रिपल्सन की अट्रैक्शन, ये तो हम बताए भी नहीं किए थे, हाँ हम भी ना। देखिए रिपल्सन या अट्रैक्शन बहुत सिंपल है। ये देखिए इसका फील्ड इधर इनवर्ड आ रहा है, ठीक है, और अट्रैक्शन फोर्स देखिए ना, ये करंट की तरफ में रखें जिधर आपका L लेना है, फील्ड अंदर है, अंदर की तरफ की है, तो फोर्स इधर आ रहा है। और ये कैसे समझे थे कि देखिए थंब रखे थे करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स मेरा पॉइंट की तरफ फेस किया हुआ था, देखिए पाम अंदर की ओर है, इसलिए फील्ड अंदर। अब इसके कारण देखिए तो फील्ड बाहर आ रहा है, यानी फील्ड यहाँ बाहर, और ऐसे रखते हैं थंब, फिंगर्स ऐसे रखते हैं, कर्ल करेंगे किधर, वेरी गुड, बाहर की तरफ, तो देखिए फोर्स इधर आ गया, यानी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन में कर रहा है। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सेम डायरेक्शन रहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स, अगर अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, जो कि बहुत ही सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। अब कहता है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लूप रख दें, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप रख दें, जैसे मान लीजिए ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर अगर हम कोई लूप रखें तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ही नहीं पड़ेगा एक्चुअली ऐसे, क्योंकि अगर इस लूप की बात की जाए
तो ये लूप है हमारा ABCD। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, इस पे बाहर की ओर, इस पे क्या कहते हैं नीचे, इधर F3, F इधर लगेगा, F4। और सबसे बड़ा बात क्या है कि ये और ये लेंथ सेम है, फील्ड सेम है, करंट सब में सेम ही है, आ ही जा रहा है और क्या। तो फोर्स भी सब में सेम है ना, फोर्स सेम है तो फिर समझ गए क्या, कैंसिल हो जाएगा, यानी नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अगर किसी तरह से करंट को डिफर कर दिया जाए तो फिर तो एक लूप ही नहीं बनेगा, फिर तो कहानी बदल गया। तो फिर फोर्स लगेगा, नोट करिए इसको। आगे क्वेश्चन चलते हैं, मिटा दें। अब देखिए, कह रहा है कि मान लो ये करंट कैरिंग वायर है जो कि इनफाइनाइट है, I1 है, और इसके सामने एक वायर रखा हुआ है लेंथ L का, जिसमें करंट I2 जा रहा है, और ये डिस्टेंस, ऐसा क्वेश्चन आप लोग के पास होगा, आपके कॉपी पर भी होना चाहिए। A है, आपको F बताना है, इस पे कैलकुलेट करिए जल्दी से। चलिए देखते कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये मालूम है कि जो B का फॉर्मूला होता है वो μ0I/2πr होता है, ये सब जानता है, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अलग बात है कि यहाँ पे I1 है तो वहाँ I1 लिख दिया जाएगा, लेकिन फ़र्क किस बात का पड़ रहा है, फ़र्क करंट का पड़ रहा है, कुछ और है। कुछ और ये है कि डिस्टेंस हर एक पोर्शन का इस वायर का, मतलब ये जो I2 वाला वायर है, इसके हर एक पोर्शन का डिस्टेंस I1 वाले वायर से डिफरेंट है। पहला अलग डिस्टेंस पे है जो A डिस्टेंस पे, फाइनल वाला A+L डिस्टेंस पे है, बीच में कहीं कुछ और A+L/2 डिस्टेंस भी होगा, कुछ भी। तो हम करेंगे क्या, इस पर एक छोटा सा पॉइंट मानेंगे, एक एलिमेंट मानेंगे छोटा सा, जिसका डिस्टेंस वायर से x पे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, μ0I/2πx, I1 एक्चुअली वो I1। अब क्या होगा, अब x माने हो तो यहाँ पे dx भी लेना पड़ेगा, इसका एलिमेंट छोटा सा dx ले लो, I के डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऊपर लगेगा, है ना, ऊपर कैसे लगेगा, और यही सब बात। देखिए करंट फील्ड अंदर की ओर, आप लोग भी छोटे मोटे पूछ देते हैं। अब करंट इधर है तो ऑब्वियस है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी उधर ही लेंगे, यानी ds का डायरेक्शन भी उधर ही होगा, ऊपर की ओर। तो ये B मिला है हमको, F निकालना है तो पहले dF निकालना होगा ना। तो dF क्या हो जाएगा, μ0I/2πx इंटू I2 इंटू dx। तो F निकालने के लिए क्या करना होगा, μ0I1/2 इंटीग्रेशन dx/x A से लेकर A+L तक। और ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये ln x हो जाएगा और A+L माइनस A, डेट इज ln A+A/ln A। तो मतलब ये आ जाएगा आंसर F का रिजल्ट क्या आ जाएगा, μ0I1/2 ln A+L/A। ये रिजल्ट हो गया। नोट कर लीजिए इसको। हो गया। अब देखिए इसमें और क्या चीज़ है, और कुछ क्वेश्चन इस पे हम अगले क्लास में इसे करवा देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम एक नया टॉपिक कम से कम सोच रहे हैं कि कर देते हैं।
ताकि अगले क्लास में दोनों का क्वेश्चन एक साथ करवा दिया जाए। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। अगर कोई करंट कैरिंग लूप है और उसका अगर हमको मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है तो मैग्नेटिक मोमेंट को कहते हैं आई इंटू ए वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर। एक्चुअली एरिया वेक्टर क्या बताया था आपको, याद होगा। एरिया वेक्टर होता है एक्चुअली एक ऐसा वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो सरफेस पे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड एरिया के इक्वल हो। यानी एक ऐसा वेक्टर अपने मन से मान लीजिए जो परपेंडिकुलर हो सरफेस पे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, एरिया के इक्वल। अगर मान लो यहां पर हम बोले तो एरिया वेक्टर जो है इसका आर रेडियस वाले का पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कोई यूनिट वेक्टर। अब कौन सा होगा वो अलग बात है, प्लेन मैंने अभी बताया भी नहीं है, तो आप कैसे कह सकते कि कौन सा वेक्टर होगा। अगर मान लो हम ये मान लें ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये यूनिट वेक्टर जो है हमारा या तो के कैप होता या फिर माइनस के कैप होता। दोनों तो परपेंडिकुलर ही है, लेकिन यहां कौन सा लिया जाएगा, सोचने वाली बात है ना। तो बहुत सिंपल है, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का। कर्ल करना है फिंगर को किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपको किसका डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बताएगा, या आप कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। और यहाँ पर जो डायरेक्शन आ रहा है वो क्या है, इनवर्ड आ रहा है, यानी यहाँ जो हमारा एरिया वेक्टर आएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के कैप, लेकिन माइनस में। और अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट दिखाएंगे तो हो जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर के कैप, लेकिन माइनस में। माइनस समझ में आ रहा होगा आपको कि क्यों लिए हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट कोई पूछेगा आपसे तो सिंपल बोल सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू द एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड में सिर्फ एरिया के और ऐसे एरिया वेक्टर के। तो मेनली अगर हमको एरिया वेक्टर निकालने आ जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो याद रखना है कि एरिया वेक्टर क्या है, एरिया के मैग्नीट्यूड के इक्वल एंड नॉर्मल टू द सरफेस, एंड नॉर्मल टू द सरफेस याद रखना है। लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, नॉर्मल दो हो सकता था, एक तो आउटवर्ड द प्लेन, एक इनवर्ड द प्लेन, और वो निकालेंगे कर्ल करके। कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बाकी अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्टे होम स्टे सेफ।